हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम अनूप कुमार है और मैं आचार्य नरेंद्र देव कृषि प्रथम विश्वविद्यालय कुमारगंज अयोध्या से हूँ। आज का जो लेक्चर हमारा एग्रोनॉमी का है, जैसा कि 3 लेक्चर ऑलरेडी आ चुके हैं, तो एग्रोनॉमी में जो फर्स्ट पार्ट एग्रोनॉमी का है, सस्य विज्ञान भाग है, उसमें अनाज वाली फसलें, सीरियल्स क्रॉप्स, दलहनी फसलें, तिलहनी फसलें करके 3-4 वर्गों में फसलों को डिवाइड किया गया है। तो हम जो अनाज वाली फसलें, सीरियल्स क्रॉप हैं, उनमें से हम आज व्हीट को पढ़ेंगे यहाँ पर। तो शुरू करते हैं व्हीट से। तो जो गेहूँ की खेती है उसको हम पहले क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। तो क्लासिफिकेशन में यहाँ पर हमने जितने भी क्लासिफिकेशन गेहूँ के हैं जो इम्पोर्टेंट हैं यूपी कैडेट के लिए, वो हमने यहाँ पर रखे हैं। ठीक है, तो आप देख पा रहे होंगे टिटिकम मोनोकोकम, एजलोपोलाइट, ड्यूरम, डायकोकम, एस्टिवम और इसी के साथ ड्वार्फ बीट स्फेरोकोकम और वल्गर टाइप के, ये सभी हमने क्लासिफिकेशन रखे हैं। इनको हम सही से पढ़ लेते हैं। तो सीरियल से देखेंगे। अगर आप बाकी में यूपी कैडेट के लिए इंटरेस्टेड हैं तो नोट्स लेके बैठ जाएँ और इसे लिखना शुरू कर दें। तो जैसा कि जो क्लासिफिकेशन है, तो इसमें पहला जो है ट्रिटिकम मोनोकोकम, इनका जो क्रोमोसोम नंबर है इनको समझते चलिएगा, क्योंकि यहाँ पर हमने 2n करके दिया है। अगर n पूछा जाएगा तो इसका हाफ हो जाएगा। ठीक है, जैसे यहाँ पर ट्रिटिकम मोनोकोकम का जो गुणसूत्र है वो कितना है, 2n बराबर 14 यहाँ पर दिया गया है। अगर यहाँ पर हम n की वैल्यू पूछेंगे तो कितनी आएगी, 7 आएगी। ठीक है, तो जो ये 2n बराबर 14, ये इसका भी 14 एजलोपोलाइट का, ये दोनों हमने साथ में रखे हैं जिससे कि आपको आसानी से याद हो जाएँ। और ये दोनों तरह के जो गेहूँ हैं ये किस में आते हैं, डिप्लॉइड व्हीट हैं, ये द्विगुणित टाइप के हैं। ठीक है, कौन कौन से, ट्रिटिकम मोनोकोकम और ट्रिटिकम एजलोपोलाइड। इसी क्रम में हम आगे पढ़ेंगे ट्रिटिकम ड्यूरम को। ठीक, तो जो ट्रिटिकम ड्यूरम है इसको मैक्रोनी व्हीट के नाम से भी जानते हैं। कहीं कहीं मैकेरोनी व्हीट लिखा मिल जाएगा, कहीं कहीं मार्कोनी व्हीट भी लिखा होता है कुछ जगह पर, तो आप इसमें कन्फ्यूजन ना हो, वो व्हीट एक ही है, चाहे मार्कोनी हो या मैक्रोनी हो। तो ट्रिटिकम ड्यूरम को क्या बोलते हैं, मैक्रोनी व्हीट। और इसका जो क्रोमोसोम नंबर है वो है 2n बराबर 28। ठीक, 2n बराबर 28 है। और ये वाले द्विगुणित थे, तो ये कैसा है, चतुर्गुणित, टेट्रापोलाइड। यहाँ पर आप देख रहे होंगे जो इनका नंबर है वो कैसा हो रहा है, डबल हो रहा है। वहाँ पर 14 थे, यहाँ पर 28 हैं। ठीक, तो यहाँ पर इसका डबल हो गया, तो डिप्लॉइड था, ये टेट्रापोलाइड हो गया। इसका जो यूज है वो कहाँ पर होता है, सूजी बनाने में और सेवैयाँ बनाने में। किसका, ट्रिटिकम ड्यूरम का। ठीक है, और इसकी कुछ वेराइटीज़ यहाँ पर दी गई हैं, जयराज है, मेघदूत है और मालविका है। अच्छा, जो मेघदूत है ये लौकी की भी एक वैरायटी है, इसलिए आप परेशान ना हो। अगर वो वहाँ पर ऑप्शन में गेहूँ या लौकी, तो दोनों दिया जाएगा, बोथ दिया जाएगा। नहीं तो अगर गेहूँ मिल रहा है तो गेहूँ लगाएं, नहीं तो लौकी लगाएं। असल में ये लौकी वाला ही ज़्यादा पूछा जाता है, लेकिन ध्यान रखें कि मेघदूत गेहूँ और लौकी दोनों में आ रहा है। ठीक, किस में, वो भी किस टाइप का गेहूँ है, ट्रिटिकम ड्यूरम है, मैक्रोनी व्हीट। और इसका जो उगाने का क्षेत्र है भारतवर्ष में वो है गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र और कर्नाटक। इन 4-5 राज्यों में ये उगाया जाता है। इसी क्रम में आगे है ट्रिटिकम डायकोकम। तो ट्रिटिकम डायकोकम को एमर गेहूँ या एमर व्हीट के नाम से भी जानते हैं। ये भी टेट्रापोलाइड है, 2n बराबर 28, 2n बराबर 28 दोनों के दिए गए हैं। और इसका जो यूज है ट्रिटिकम डायकोकम का, एक साउथ इंडियन डिश होती है उपमा, आपने नाम सुना होगा उपमाओं करके, तो ये इस व्हीट का यूज इसमें उपमा के बनाने में होता है। नेक्स्ट जो हमारा व्हीट है ट्रिटिकम एस्टिवम। असल में जो भारतवर्ष में सबसे ज़्यादा जो क्षेत्रफल में खेती हो रही है तो वो होती है ट्रिटिकम एस्टिवम की ही है। और यही इसके कुछ नाम भी दिए हैं, कॉमन ब्रेड व्हीट, मैक्सिकन व्हीट। अच्छा, यहाँ पर एक टर्म है मैक्सिकन व्हीट, इसको क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये असल में जो इसका जो ये इंट्रोड्यूस किया गया था इंडिया में मैक्सिको से, तो मैक्सिको से आया था, तो इस वजह से क्या नाम पड़ गया, मैक्सिकन व्हीट। इसका जो क्रोमोसोम नंबर है 2n बराबर 42 है। और इसको क्या बोलते हैं, षटगुणित या हेक्सापोलाइड। ये पूछा जाता है कि जो गेहूँ है ये ट्रिटिकम एस्टिवम, ये मतलब ये कितने गुणित है, तो ये षटगुणित या हेक्सापोलाइड में आता है। ये ना समझें कि यहाँ पर 2n है तो ये डिप्लॉइड हो गया, नहीं, ये कैसा है, हेक्सापोलाइड है। इसको नोट डाउन करें। और इसको मैक्सिको से कौन लाए थे, बोरलाग लाए थे, जो कि मतलब फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन वर्ल्ड जो नॉर्मनी बोरलाग हैं, हमने पिछले लेक्चर में बताया था आपको। ठीक, और यही व्हीट जो है वो हरित क्रांति के लिए भी उत्तरदायी था। जब हरित क्रांति आई थी भारत में, तो किसके ऊपर आई थी, इसी व्हीट के ऊपर आई थी, मोस्टली व्हीट के ऊपर आई थी। ठीक है, वो भी कौन से व्हीट, ट्रिटिकम एस्टिवम के ऊपर। इसका जो यूज है वो चपाती बनाने में, बेकरी बनाने में। अच्छा, ऊपर भी व्हीट है लेकिन उनका यूज नहीं हो रहा है, क्योंकि जो ट्रिटिकम एस्टिवम है इसमें जो ग्लूटीन जो प्रोटीन होती है उसका परसेंटेज इसमें काफ़ी अच्छा रहता है, इस वजह से इसका यूज बेकरी इंडस्ट्री में होता है, बेकरी उद्योग में होता है। इसी क्रम में हम आगे बढ़ेंगे इंडियन ड्वार्फ व्हीट। ध्यान रखें ये इंडियन व्हीट नहीं था, क्योंकि ये मैक्सिको से लाया था, ये मैक्सिकन व्हीट है, ये आयातित था, इंट्रोड्यूस्ड व्हीट है। लेकिन ये जो इंडियन ड्वार्फ व्हीट है ट्रिटिकम स्फेरोकोकम और ब्रेड व्हीट ट्रिटिकम वल्गर, ये कैसा है, कॉमन ब्रेड व्हीट है, ये ब्रेड व्हीट है ट्रिटिकम वल्गर। तो
मुझे लग रहा है कि आपको ये समझ में आ गया होगा, एक बार फिर देख लेते हैं। ट्रिटिकम मोनोकोकम एजलोपोलाइड कैसे हैं? डिप्लॉइड हैं। ड्यूरम डाइकोकम कैसा है? टेट्रापोलाइड। एस्टियम हेक्सापोलाइड है, ठीक है। और इसी क्रम में सारे पॉइंट्स लिखें, आप ये लिख सकते हैं, समझ सकते हैं। इसी क्रम में हम आगे बढ़ेंगे। अब बात करें गेहूं के उत्पत्ति स्थान की, तो जो गेहूं का उत्पत्ति स्थान है वो है साउथ वेस्ट एशिया, दक्षिण पश्चिमी एशिया माना जाता है। और इसका जो फैमिली है इस पौधे का कुल जो है वो ग्रेमनी कुल है। ग्रेमनी एक्चुअली ओल्ड नेम है इसका जो नया नाम वो पोएसी है। इसी को ही घास कुल कहते हैं, क्योंकि ये जो ग्रेमनी है ये आई थिंक ये सबसे बड़ा मतलब फैमिली है जो वर्ल्ड का जो प्लांट का पूरा सिस्टम है उसमें सबसे बड़ा फैमिली यही ग्रेमनी है। तो इसे घास कुल के पौधे के नाम से भी जानते हैं। अगर कहा जाए गेहूं घास कुल का पौधा है तो वो सीधी सी बात किस में जाएगा? ग्रेमनी में या पोएसी में। नेक्स्ट बात करें सिंचाई की क्रांतिक अवस्थाएं। इस लेक्चर में वही चीज़ें रखी गई जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं, और जो लोग हमारे भी एप्लीकेशन से नहीं जुड़े वो जुड़ जाएं, क्योंकि वहाँ पर सारी अपडेट आपको मिलती रहेंगी जो कि प्ले स्टोर पर अवेलेबल है, ठीक। तो सिंचाई की जो क्रांतिक अवस्थाएँ हैं CRI, इसको बोलते हैं शिखर जड़ अवस्था, क्राउन रूट इनिशिएशन। जो ये स्टेज है ये सोइंग के जब बुआई हो जाती है उसके 21 दिन बाद आती है। यहाँ पर हमने लिखा है DAS, इसका मतलब है डेज आफ्टर सोइंग, मतलब बुआई के कितने दिनों बाद। यहाँ पर अगर बात करें CRI की तो 21 दिन बाद, बुआई जब हो जाए उसके 21 दिन बाद ये स्टेज आती है। यहाँ पर हमने स्टार लगाया क्योंकि ये स्टेज बहुत ही इंपॉर्टेंट है। भले ही एक सिंचाई है वो किसान के पास, लेकिन वो कब करे? CRI पर करे। अभी हम इसके बारे में आगे डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट स्टेज है क्रिटिकल टिलरिंग स्टेज, जब उसमें गेहूं में कल्ले निकलते हैं गेहूं के पौधे में, तो ये जो आती है वो 40 से 45 दिनों के बाद आती है सोइंग के। इसी क्रम में लेट जॉइंटिंग जो है, जब गांठें बनती हैं तने में तो 60 से 65 दिन के अंतर पे आती है बुआई के। फ्लोरिंग स्टेज, जब उसमें फूल आने शुरू हो जाते हैं गेहूं में, तो उसको बूटिंग स्टेज के नाम से भी जाना जाता है, तो आप कन्फ्यूजन में ना रहें। और इसका जो टाइम ड्यूरेशन है वो है 80 से 85 दिनों के बाद बुआई के। नेक्स्ट है मिल्किंग स्टेज, दुग्धावस्था, जब वो दाना जब बनता है तो उसमें जो मिल्क लाइक सब्सटेंस रहता है ना, तो उस स्टेज को क्या बोलते हैं? मिल्किंग स्टेज। इस स्टेज पर भी सिंचाई की आवश्यकता रहती है। ये सभी जो है क्रिटिकल स्टेज ही हैं, क्रांतिक अवस्थाएं हैं। और जो मिल्किंग स्टेज है वो 100 से 105 दिनों के बाद आती है बुआई के। इसी क्रम में आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट मिलता है डफ स्टेज। डफ स्टेज मीन्स होता है जैसे जो गेहूं का जो दाना तो बन गया लेकिन वो अभी मैच्योर नहीं हुआ, उसमें अभी मिल्किंग स्टेज पर ही है। तो मिल्किंग स्टेज पर जो दाना होता है बहुत ही सॉफ्ट होता है, लेकिन जब वो सॉफ्ट कंडीशन से बड़ा हार्ड होता है, ग्रेन जब दाना बन जाता है एक्चुअली मजबूत हो जाता है, तो उस कंडीशन को क्या बोलते हैं? डफ स्टेज, ठीक है। तो 115 से 120 डेज के गैप में होता है। अच्छा, आपको ये याद करने की ट्रिक बता दें इसमें, अगर आप ये जो पहले जो दिन लिखे हैं इनमें क्या है? ये 20-20 दिनों का गैप है। इसमें देखो ये 20-21 का समझ लेते हैं, 40 है इसमें 60, तो कितने का गैप है? 20-20 दिनों का, ठीक है। तो ऐसे आप इनको याद कर लेते हैं, इसमें भी 20-20 दिनों का ही गैप है। तो ऐसे आप समझ सकते हैं कि इनको हम कैसे डिवाइड करें। तो बस पहले आप इनके नाम याद कर लें और ये डेज आपको याद हो जाएंगे। ये DAS हमने बताया था बुआई के बाद, डेज आफ्टर सोइंग। तो ये तो थी सिंचाई की अवस्थाएं। अब बात करें, अगर किसान के पास सिर्फ एक ही सिंचाई की उपलब्धता है तो वो कब किस स्टेज पर करेगा? CRI स्टेज पर करनी चाहिए। अगर CRI स्टेज पर सिंचाई नहीं मिल पा रही है तो बहुत ज़्यादा लॉस होगा। उसी क्रम में जब अगर 2 सिंचाइयाँ उपलब्ध हैं तो CRI और फ्लोरिंग स्टेज पर जब फूल बनते हैं उस टाइम पे कर देनी चाहिए। बात करें गेहूं की जलवायु के बारे में, किस तरह की जलवायु का पौधा है ये, तो गेहूं की जलवायु के लिए जब इसमें 2 कंडीशन दी गई है। तो अंकुरण के लिए, अंकुरण जब होता है जर्मिनेशन, और उसका जो प्रारंभिक ग्रोथ होता है, प्रारंभिक वृद्धि जो है ना, तो उसमें क्या ठंडी और कम तापमान वाली जलवायु इसके लिए फेवरेबल रहती है। अंकुरण का जो टेम्परेचर है वो 20 से 22 डिग्री सेल्सियस। यहाँ पर हमने कुछ वेरिएशन करके रखा है, मीन्स 12 से कम नहीं होना चाहिए और 25 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर इनसे डिफर कर रहा है तो सीधी सी बात है, नुकसान होने वाली बात है। पकने की बात करें तो गर्म और अधिक तापमान चाहिए होता है। जैसे आपने देखा होगा जब भी गेहूं की कटाई होती है तो उस टाइम पे क्या होता है कि जो है गर्मियां शुरू हो जाती हैं, बहुत लाइट की भी अवेलेबिलिटी बढ़ जाती है, तो तापमान अधिक होता है और वो मौसम कैसे रहते हैं? गर्म रहते हैं। तो पकने पर मैच्योरिटी स्टेज गर्म होनी चाहिए और ज़्यादा टेम्परेचर, ठीक। और गेहूं का जो नेचर है वो C3 टाइप का पौधा है और लॉन्ग डे प्लांट है। लॉन्ग डे प्लांट वाला टर्म मैंने उस लेक्चर में बताया भी था, जैसे जब प्लांट की जब हार्वेस्टिंग हो उस टाइम पे पौधे को कितना फोटो पीरियड चाहिए रहता है, तो जब कटाई होती है तो जो प्रकाश की उपस्थिति वो लंबे समय तक रहती है, इसलिए किस टाइप में पौधे में जाएगा? लॉन्ग डे प्लांट वाले पौधे में जाएगा। अब हम जानेंगे गेहूं की जो इम्प्रूव्ड वैरायटीज़ हैं, जो बहुत ही मतलब उस पर बढ़िया वैरायटी है, उनके बारे में जानेंगे कौन कौन सी हैं। उनको भी हमने यहाँ पर वर्गीकृत किया है, जो उन्नत प्रजातियाँ हैं। तो आप यहाँ पर स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। इम्प्रूव्ड वैरायटीज़ में पहला क्या है? टाल वैरायटीज़, डॉर वैरायटीज़, असिंचित पर्वतीय क्षेत्रों के लिए जीन के आधार पर।
तो सबसे पहले हम जानेंगे टाल वैरायटीज़ के बारे में। जो पौधे सामान्य लंबाई से ज़्यादा होते हैं उन प्रजातियों को किस में रखा गया है, टाल वैरायटीज़ में, लंबी प्रजातियाँ। ठीक, तो उसमें कौन कौन सी हैं, K68 है, K78 है और K88, K27। इसमें भी जो 8027 है इसको मगहर के नाम से भी जानते हैं, तो ध्यान रखें अगर मगहर पूछा जाए तो भी वो टाल वैरायटीज़ में आएगा। इसी क्रम में जो सेकंड है ड्वार्फ वैरायटीज़, बौनी प्रजातियाँ, ये सामान्य पौधे से थोड़ी कम लंबाई की होती हैं। अच्छा, जो बौनी प्रजातियाँ होती हैं उनमें कुछ अच्छे पॉइंट्स ये भी हैं कि वो जल्दी गिरते नहीं हैं, मजबूत तने वाले होते हैं, तो ये ध्यान रखने वाली बात है। तो ड्वार्फ वैरायटीज़ में भी दो टाइप से, एक तो समय से बुआई करी जाए वो प्रजातियाँ, और जो लेट बुआई करी जाए वो प्रजातियाँ। तो जो टाइम से है वो है PB 2382, और इसी क्रम में आगे दी गई है 502, 550 और 2338। ठीक, तो ये सब है समय से सोइंग करने वाली। नेक्स्ट है विलंब से करने वाली PW 373, मालवीय हलना। अच्छा, हलना तो बहुत ही प्रसिद्ध है, उत्तर प्रदेश में जानी जाती है, क्योंकि जो हलना है वो भी लेट सोइंग वाली वैरायटी है। हलना हो गया मंदाकिनी, नैना, गंगोत्री। अच्छा, जो ये ब्रैकेट में नाम दिया गया इसका सीधा सा मतलब है ये जो K9162 है ये क्या है, गंगोत्री है। हलना का दूसरा नाम क्या है, K7903। ठीक, इसी क्रम में जो आगे है वो असिंचित दशाओं के लिए। असिंचित दशाएं वो क्षेत्र जहाँ पर सिंचाई की उपलब्धता कम हो या पानी की उपलब्धता कम हो, जहाँ सिंचाई समय से ना हो पाए या कम हो पाए, तो उन जगहों के लिए कुछ वैरायटीज़ विकसित करी गई हैं, जैसे कि C306 सुजाता, मगहर यही था हमारा 8027 वाला, K9465 जिसको गोमती के नाम से भी जानते हैं, और K8962 इंदिरा। तो मैं तो यही कहूँगा इन सभी को नोट डाउन करते चलें, और इसके जो इसी के आगे वाले पार्ट में भी हम जानेंगे कि जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो भी हम यहाँ पर लिखवा देंगे। ठीक है, तो बात करें पर्वतीय क्षेत्रों के लिए, तो पर्वतीय क्षेत्रों में गिरिजा, शैलजा, HS86, 40, 270 और UP 1109 जो पर्वतीय क्षेत्र है, तो बहुत ही सिंपल तरीके याद करने के, क्योंकि जो गिरि और शैल ये दोनों पर्यायवाची हैं इसके पर्वत के, तो गिरिजा शैलजा हो जाएंगे वो प्रजातियाँ जो पर्वतीय क्षेत्रों के लिए ठीक रहती हैं। ठीक, इसी क्रम में हम जानेंगे जीन के आधार पर, कुछ यहाँ पर क्लासिफिकेशन जीन के आधार पर भी प्रजातियों का किया गया है, जैसे कि सिंगल जीन ड्वार्फ, डबल जीन ड्वार्फ और ट्रिपल जीन ड्वार्फ। तो जो सिंगल जीन ड्वार्फ वैरायटी है लरमा रोजो 64A, सोनालिका, गिरजा। सोनालिका बहुत ही प्रसिद्ध प्रजाति है गेहूँ की, तो इसको बिल्कुल कंठस्थ रखें। ठीक है, तो सोनालिका गिरजा होगी किसमें, सिंगल जीन ड्वार्फ वैरायटीज़ में। फिर आता है डबल जीन ड्वार्फ वैरायटीज़ में, तो डबल जीन ड्वार्फ में सोनारा 64, छोटी लरमा, जनक और कल्याण सोना, जिनके नीचे भी अंडरलाइन है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हालांकि यहाँ पर हमने वही प्रजातियाँ रखी जो पूछी जाती हैं या जो कि पिछले एग्जाम्स में पूछी गई हों। फिर आता है ट्रिपल जीन ड्वार्फ वैरायटीज़ में लाल बादशाह, हीरा मोती। तो ये तो हमने यहाँ पर गेहूँ की प्रजातियाँ पढ़ ली। इसी क्रम में हम आगे पढ़ेंगे उत्परिवर्तित प्रजातियाँ जो कि म्यूटेशन के द्वारा डेवलप करी गई हैं। ठीक है, अच्छा यहाँ पर एक और मिलेगा अभी हमें यहाँ वो भी हम जानेंगे मेघदूत नाम से। तो मेघदूत भी किस में आता है, गेहूँ की वैरायटीज़ में भी आता है और लौकी वैरायटीज़ में भी है। तो ध्यान रखें गेहूँ का जब भी पूछा जाए तो वो मेघदूत किस में जाएगा, गेहूँ में और लौकी में। अगर दोनों का ऑप्शन है तो दोनों को टिक करें, जैसे कि हमने आपको पहले बताया था। अब जानेंगे उत्परिवर्तित प्रजातियों के बारे में। तो जो उत्परिवर्तित प्रजातियाँ हैं म्यूटेंट वेराइटीज़, तो उसमें आता है सरबती सोनारा, पूषा लरमा। ठीक, इसी क्रम में आगे कुछ और भी प्रजातियाँ हैं जो कि अपने विशेष उपयोग के लिए जानी जाती हैं, जैसे कि मालवी वारा। तो मालवी 12 जो है वो प्रोटीन इसमें लगभग 15% पाया जाता है, जबकि जो नॉर्मल व्हीट में जो प्रोटीन का वैल्यू है वो कितना होता है, 9 से 12% तक वेरी करता है। अच्छा, जितने भी ये न्यूट्रिशनल वैल्यू हैं क्रॉप्स की उनका आपको एक चार्ट मिल जाएगा। ठीक है, बाद में आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा। ठीक है, इसी क्रम में WH147, इसका उपयोग चपाती बनाने के लिए किया जाता है, जो कि बहुत ही बेटर चपाती बनती है WH147 से। राज 3765, ये विलंब से बुआई करी जाए तो भी ये सही ग्रो करेगा, और ये लॉजिंग प्रतिरोधी है, मीन्स इसकी क्रॉप्स में लॉजिंग बहुत ही कम होती है। बात करें बीज दर की, तो बीज दर कितनी लगी, क्योंकि हम ऑलरेडी गेहूँ की खेती पढ़ रहे हैं। तो अगर डिबलर से बुआई करी जाए तो 25 से 30 किलोग्राम पर हेक्टेयर। नॉर्मल जो सीड रेट है वो है 100 kg पर हेक्टेयर, छिटकवा विधि से 125 kg। डिबलर क्या है, एक इक्विपमेंट है, ऐसा यंत्र है जिससे मतलब इसमें खूंटियाँ लगी रहती हैं, और जो उनकी संख्या होती है वो शायद 27 होती है, जिसमें कि 9 खूंटियाँ 3 पंक्तियों में लगी रहती हैं। ठीक है, तो डिबलर से बहुत ही कम सीड रेट लगती है, क्योंकि इसमें जो सीड का जो लॉस है बहुत कम होता है, डायरेक्ट एक एक सीड जो है सभी पोर्स में डाल दिया जाता है। तो ये तो सही सीड रेट की बात। अब बात करें दूरी की, तो पंक्ति और पौधे की क्या दूरी होती है आपस में। तो पंक्ति से पंक्ति की जो दूरी होगी वो 22.5 सेंटीमीटर, पौधे से पौधे के बीच की दूरी 10 सेंटीमीटर। और वो भी ये वैल्यू किस क्षेत्रों के लिए है, जो सिंचित क्षेत्र हैं, इरिगेटेड एरियाज हैं, उनके लिए दूरी रखी गई है। बात करें बोने का समय जो है वो इसमें दिया गया है नवंबर का प्रथम पखवाड़ा।
मीन्स जो नवंबर के शुरू के जो 15 दिन होते हैं 1 नवंबर टू 15 नवंबर तक, वो फर्स्ट फोर्टनाइट में आते हैं। तो बेटर टाइम तो यही माना जाता है, लेकिन जो विलंब से बुआई करने वाली प्रजातियां हैं वो दिसंबर तक बोई जाती हैं। जैसे कि विलंब से कौन कौन सी थी, हलना, नैना, मंदाकिनी, गंगोत्री, मालवीय, ये सभी जो हैं वो दिसंबर तक बोई जाती हैं। तो लेकिन जो सामान्य जो समय है नॉर्मल पौधे के लिए, नॉर्मल वेराइटीज़ के लिए, वो नवंबर का प्रथम पखवाड़ा ही माना जाता है। इसी क्रम में बात करें बोने की विधियों के बारे में, तो गेहूं को बहुत ही सी विधियों के मतलब बोया जाता है, जैसे कि सीड ड्रिल के द्वारा हो गया, डिबलर के द्वारा हो गया, हल के द्वारा हो गया। और हल के पीछे बोना वो भी 2 मेथड है, केरा और पोरा मेथड, ये पूछे जाते हैं एग्जाम में। जो पोरा मेथड होता है उसमें एक कीप जैसी संरचना होती है, ठीक है, तो उसमें सीड डाले जाते हैं और वो स्वयं हो जाती है। और जो केरा मेथड है उसमें ऐसा कुछ नहीं होता, कीप वीप टाइप का कुछ भी इंस्ट्रूमेंट नहीं होता, डायरेक्ट वो हल के पीछे जो फरो बनता है, कूड़ बनता है, उसी में स्वयं कर दी जाती है। इसी क्रम में हम आगे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ेंगे। अब हम जानेंगे गेहूं के कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं जो कि एग्जाम्स में आते रहते हैं, उनको हमने यहाँ पर कलेक्ट किया है। अब जानेंगे कौन कौन से हैं, ठीक है। तो जो कुछ पॉइंट्स हैं, तो यहाँ से आप देख रहे हो स्क्रीन पर, तो गेहूँ का पुष्पक्रम किस नाम से जाना जाता है, स्पाइक या ईयर के नाम से जाना जाता है, ठीक है। गेहूँ के बोनेपन का उत्तरदायी जीन, गेहूँ जो बोने गेहूँ आए थे उनमें किस जीन के कारण आए थे वो, तो ये था नोरिन-10 जीन नाम था उसका। क्या नाम था, नोरिन-10 नाम का जीन था वो। अच्छा, स्पाइक वाला ऑप्शन ज़्यादा रहता है, ईयर तो ये बोटेनिकल टर्म हो गया, लेकिन इसको किस नाम से जानेंगे, स्पाइक के नाम से। पेपर में आता है स्पाइक ही ऑप्शन में ज़्यादातर दिया जाएगा, तो आप स्पाइक को ही टच करें। फिर है इंपॉर्टेंट मिमिक्री बीट। मिमिक्री मीन्स होता है जिसे आपने सुना होगा, मिमिक्री वॉइस मीन्स उन्हीं की जैसी आवाज़ निकालना। तो यहाँ पर वीट की बात हो रही है, मतलब जैसी फसल है उसी की तरह दिखेगा, उसकी जो मॉर्फोलॉजी होगी वो लगभग क्रॉप के समान ही होगी। तो जैसे मिमिक्री बीट, गेहूं का जो मिमिक्री बीट है वो गेहूं का मामा, जिसे गुल्ली डंडा, गेहूं सा, हमने आपको पहले वाले लेक्चर में बताया था, जिसे फाइलेरिस माइनर जिसका वैज्ञानिक नाम है, ठीक। गेहूं का टेस्ट वेट क्या है, गेहूं का टेस्ट वेट 40 ग्राम है, और जो ये फाइलेरिस माइनर है इसका टेस्ट वेट 2 ग्राम है। मानव निर्मित प्रथम अनाज या सीरियल्स, फर्स्ट सीरियल्स है मैनमेड कौन सा है, ट्रिटिकेल। और ये किसके द्वारा निर्मित किया गया था, किसके क्रॉस से, गेहूं और रे के बीच में क्रॉस कराई गई थी, तो ट्रिटिकेल का फॉर्मेशन हुआ, ठीक। प्रोटीन परसेंट बात करें गेहूं में, तो 8 से 11% तक वेरी करता है। और हमने आपको मालवी 12 नाम की एक वैरायटी बताई थी जिसमें कितना था, 15% था, तो इनको याद रखें। इसी क्रम में गेहूं की प्रोटीन है ग्लूटिन नाम से। अच्छा, जो ग्लूटिन होती है इसी की वजह से इसकी ये जो है बेकरी उद्योग में भी इसका यूज होता है। अन्य फसलों की अपेक्षा गेहूं का यूज ज़्यादा होता है बेकरी उद्योग में, ये बिस्किट्स वगैरह बनाने में, ब्रेड बनाने में, ठीक। फिर है हार्वेस्टिंग स्टेज पर नमी कितनी होनी चाहिए, जब गेहूं की कटाई हो तब कितनी नमी हो तो कटाई करनी चाहिए, तो लगभग 25% के आसपास होनी चाहिए, तब कटाई कर देनी चाहिए। फिर है ड्वार्फिंग एजेंट फॉर वीट, मीन्स जो गेहूं का जो बौनापन है उसका एजेंट क्या है, तो एजेंट जो है वो है साइकोसील, ये ट्रिफल के नाम से भी जानते हैं। तो ये तो थे ये पॉइंट। अब बात करें ऑब्जेक्शनेबल बीट, जो कि बहुत ही प्रॉब्लमेटिक होता है। तो ऑब्जेक्शनेबल बीट जो गेहूं का है वो है कॉन्वोल्वुलस अर्वेंसिस, ठीक। जैव उर्वरक, जैसे जैव उर्वरक हर फसल का अलग अलग होता है मोस्टली, तो गेहूं के लिए जो जैव उर्वरक है बायो फर्टिलाइजर, तो वो है एजोटोबैक्टर। तो गेहूं का जो जैव उर्वरक है बायो फर्टिलाइजर के नाम से जाना जाता है, तो गेहूं का बायो फर्टिलाइजर एजोटोबैक्टर, ठीक। DT46 किसकी प्रजाति है, ट्रिटिकेल की। कौन सा ट्रिटिकेल, ये वाला ट्रिटिकेल जो था, जो फर्स्ट मैनमेड सीरियल्स था, ठीक है। और किसके किसके बीच क्रॉस हुआ था, वीट एंड राई के बीच में। ये पूछा गया है 1-2 बार, तो ध्यान रखें। फिर है इमर वीट, इमर गेहूं को डाइकोकम, मैक्रोनी वीट, टिटिकम ड्यूरम के नाम से जानते हैं। प्रमुख क्रांतिक अवस्था कौन सी है गेहूं की, सबसे इंपॉर्टेंट वो है CRI, शिखर जड़ अवस्था। जब शिखर और जड़ का निर्माण होता है पौधे में, सीड्स में, तो उस कंडीशन पे सिंचाई करनी चाहिए। ये कितने दिनों के बाद आती है, 21 दिनों के बाद आती है सोइंग के। बात करें उर्वरक अनुपात की, तो गेहूं की फसल में जो उर्वरक दिया जाता है फर्टिलाइजर, उसका रेशियो 120-60-40 का रेशियो होता है, 120-60-40 kg पर हेक्टेयर के अकॉर्डिंग दिया जाता है। अच्छा, जो फास्फोरस और पोटेशियम है वो पूरी मात्रा एक साथ, नाइट्रोजन को 2 बार देते हैं। एक तो सोइंग के टाइम पे आधा दे देंगे 60 kg, और 60 kg टॉप ड्रेसिंग के रूप में खड़ी फसल में दे दिया जाता है। खरपतवार करें बात करें तो गेहूं का मामा, जंगली जई, कृष्णनील, बथुआ, ये सभी इसके प्रमुख खरपतवार हैं। तो हमारी किताब अमेजन काइंडले पर आ चुकी है, आप जाके पढ़ें। उस किताब में आपको सभी फसलों के बारे में काफ़ी कुछ कोर्स उसमें कवर किया गया है। अगर आप जल्दी से पढ़ना चाहें तो बुक्स के माध्यम से पढ़ सकते हैं, और हमारे लेक्चर डेली
देखते रहें, इससे आपको बहुत ही मदद मिलने वाली है। हमसे जुड़ने के लिए धन्यवाद।